किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और उस डाइट के साथ क्या डाइट किस तरह का खाना खाया जा सकता है। जिन पेशेंट के अंदर वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा यूरिन से हो रहा है, बहुत कमज़ोर हैं, जिनके ब्लड के अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मसल्स को पावर देती है, ताकत देती है काम करने की। जो पेशेंट डायबिटिक हैं वो मीठा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो नमकीन यूज़ करेंगे। आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझा सकूं कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और उस डाइट के साथ क्या डाइट किस तरह का खाना खाया जा सकता है, किस टाइप की डाइट चार्ट को फॉलो किया जा सकता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी के अंदर क्या वेस्ट मटेरियल बनेगा, कितना बनेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझा सकूं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसको देख के वो सबसे ज़्यादा डरता है, वो है क्रिएटिनिन। तो शुरुआत वहीं से करेंगे कि किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है, किस तरह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में कंट्रोल की जा सकती है। तो क्रिएटिनिन को समझते हैं कि क्रिएटिनिन बनता कहाँ है। क्रिएटिनिन हमारा जो बनता है वो हमारी मसल्स में बनता है, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटीरियल है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेता है तो हम उसकी बॉडी में क्या देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा चाहिए, बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप लो प्रोटीन डाइट पे रहें या फिर वो प्रोटीन लें कि जो बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, किसी टाइप का वेस्ट मटेरियल ना बनाए। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन फ्री डाइट पे जाना, यानी प्रोटीन को अपने डाइट में ना लेना। अब जो पेशेंट इसको देख रहे हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक है कि अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे होगा। अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल खाने के अंदर जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। बॉडी के अंदर जाकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है जिससे बॉडी उसको यूज़ कर सके। और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है जो कि हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि किडनी ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही। हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो छोटा हो, आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले और बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती। और वो हेल्प करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं व्हीट फॉर्म में, राइस फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में जाकर ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्जन हो जाता है एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो उससे बना लेगी। इसी वजह से अगर हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आपने प्रोटीन फ्री डाइट पे जाना है तो उस पेशेंट के अंदर हम कभी भी वेट लॉस नहीं देखते, क्योंकि बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जिन पेशेंट के अंदर वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा यूरिन से हो रहा है, बहुत कमज़ोर हैं, जिनके ब्लड के अंदर प्रोटीन की अमाउंट कम है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन कम आ रहा है, हमें पता है कि उसके पेशेंट की बॉडी के अंदर खून भी नहीं बन पा रहा प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ऐसे केसेस के अंदर हमें प्रोटीन देना पड़ता है। मगर कौन सा प्रोटीन देना पड़ता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हमें वो देना है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए और वेस्ट मटेरियल ना बनाए, इसकी खूबी होनी चाहिए। तो ऐसे जो प्रोटीन है बहुत लिमिटेड मिलता है। ये अक्सर हमें देखने को मिलता है पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर, और खासकर मूंग की दाल। मूंग की दाल एक ऐसी दाल है जो कोई भी पेशेंट बुखार में भी खा सकता है। अगर हमें बुखार होता है तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि आप एग खाओ, कभी नहीं कहते, हमें हमेशा कहते हैं कि आप लो मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि मूंग की दाल को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी वजह से मूंग की दाल बुखार के अंदर जब आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता वो डाइजेस्ट हो जाती है। इसी वजह से यही दाल हम एडवाइस करते हैं हर किडनी फेलियर पेशेंट को जिनके अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ हमें लगता है कि प्रोटीन पेशेंट को देना चाहिए, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मूँग की दाल पर रख सकें जिससे उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी तैयार ना हो। हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो प्रोटीन पार्ट है उसकी बॉडी में अवेलेबल हो। अब ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी मसल्स में बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कोई भी अगर मसल की एक्टिविटी फास्ट होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हैवी एक्सरसाइज को मना कर दी जाती है कि आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि जितना आप वर्कआउट करोगे मसल मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट होगा और उतना क्रिएटिनिन बनेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो क्रिएटिनिन को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जैसे ठंड है। अगर मान लो ठंड का मौसम है, आप काँप रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर
क्रिएटिनिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह से फीवर, अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को वायरल का भी फीवर हो जाता है तो उसका क्रिएटिनिन इतना जंप कर जाता है कि पेशेंट को एकदम डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है। तो ये 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पे हमें काम करना होता है, पहला एक्सरसाइज, दूसरा फीवर, दूसरा ठंड। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रख लेते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती बॉडी के अंदर। तो हमने क्रिएटिनिन को कंट्रोल किया डाइट से, प्रोटीन ना लेके। दूसरी हमने अपनी तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखा है, एक्सरसाइज, ठंड एंड फीवर को। अब चलते हैं हम सब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करनी होती है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मसल्स को पावर देती है, ताकत देती है काम करने की। मगर अगर इसकी वैल्यू हमारी बॉडी में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो किसी भी पेशेंट का जो हार्ट है वो अनइवन तरीके से बीट करना शुरू कर देता है। जो उसकी हार्ट बीट है वो अरिदमिक हो जाती है, रिदम चली जाती है। पेशेंट को कभी कभार रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इसका जो लेवल है 5.1, ये इसका मैक्सिमम लेवल होता है। मगर अगर पेशेंट का लेवल 7 को टच कर रहा है तो पेशेंट को एकदम एडवाइस किया जाता है कि आपने फटाफट डायलिसिस करवाना है। और ये जो पोटेशियम है ये हमारे हर खाने पीने की चीज़ के अंदर रहता है। हम कुछ भी खाएं, हम सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, हम कुछ भी खाएंगे उसके अंदर पोटेशियम होगा ही होगा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को खाने के अंदर वो आइटम को चूज़ करना होता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है। अब जो कम मात्रा वाली जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। जो भी वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे लग रही है, जैसे आलू, शकंदी, अरबी, जिमिकन, कचालू, ये जो ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां होती हैं इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं, गाजर, मूली और प्याज। ये ज़मीन के नीचे ज़रूर लगती हैं बट इनके अंदर पोटेशियम इतना होता है कि किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब्जियों के अंदर ध्यान रखने वाली होती है वो है लीफी वेजिटेबल। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपने इन सब्जियों को अवॉइड करना है, नहीं लेना। अब जो सब्जियां रह जाती हैं वो रह जाती हैं फल वाली, जो बेल पे, पौधे पे फल की तरह लगती हैं, जैसे घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, टिंडा, बैगन, टमाटर। ये जितनी भी तमाम सब्जियां हैं जो कि फल की तरह लग रही हैं, बेल पे, पौधे पे, उनको लेना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सेफ होता है और इनको लीच भी नहीं करना पड़ता क्योंकि इनके अंदर नेचुरल अमाउंट के अंदर ही पोटेशियम कम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सी वेजिटेबल हमने खानी है। अब चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कुछ फ्रूट्स के अंदर पोटेशियम ज़रूरत से ज़्यादा होता है। जैसे आपका बनाना है, जैसे आपका अमरख है, जैसे आपका कीवी है, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, कोकोनट। अगर हम इन फ्रूट्स को छोड़ दें तो बाकी जितने फ्रूट्स हैं वो किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। मगर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सिट्रिक फ्रूट नहीं खाना। क्यों नहीं खाना इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल आपने इसे अवॉइड करना है। बाकी जो फ्रूट्स हैं जो सिट्रिक नहीं होते और जो बनाना कीवी जो मैंने आपको बताया उनमें नहीं है वो सारे ले सकते हो, चाहे वो आपका खरबूजा है, तरबूज है, पपीता है, चीकू है, सेब है, नाशपाती है। ये तमाम फ्रूट्स पेशेंट खा सकता है। मगर इसके साथ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप क्वांटिटी लोगे उसकी जो क्वांटिटी का मैक्सिमम साइज़ है वो है 1 कप। जो आपका एक बड़ा कप होता है जिसमें आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कभी भी इससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप फ्रूट्स लेंगे तो क्या होगा कि आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो फ्रूट्स की अमाउंट है उसको हम 1 कप तक ही लेंगे। इससे क्या होगा कि लिमिटेड अमाउंट में फ्रूट्स हमारी बॉडी में जाएंगे, फ्रूट्स की ताकत हमें मिल जाएगी, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएंगे, बट हमारा पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा हमने ध्यान रखना है। अब चलते हैं अन्न के ऊपर कि कौन सा अन्न किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सेफ होता है। तो साइंस इंजीनियरिंग में हम 3 अन्न को कंसिडर करते हैं कि जो किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर किसी टाइप की भी दिक्कत लेकर नहीं आते। सबसे पहले आ जाता है वीट, दूसरा है राइस, तीसरा है जौ। ये 3 ऐसे सीरियल्स हैं, अन्न हैं जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। अब इससे बनी हुई कोई भी फॉर्म हो, जैसे आपकी गेहूं से बनता है, मैदा बनता है, मैदे से आपकी ब्रेड बनती है, पेशेंट ले सकता है। इसी तरह से आटे से आपकी बनती है ब्रेड, वो भी आप ले सकते हो। इसी से बनता है आपका रस, जो टोस्ट हम कहते हैं, वो भी आप ले सकते हो। सूजी इसी से बनती है तो सूजी का हलवा, सूजी का पोहा, सूजी का उपमा आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर उससे दलिया बन रहे हैं, दलिया आप ले सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है सीरियल वो है राइस। अब राइस जो है वो राइस आप बॉईल करके लें, या राइस का बना हुआ पोहा खाएं, या राइस से बना हुआ आप पफ राइस जो आती है, नमकीन आती है, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से जो जौ होता है, जौ का आटा भी यूज़ किया जाता है, जौ का आप दलिया भी यूज़ किया जाता है। ये आराम से तीनों चीज़ें कि किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है।
तो अभी तक आप समझ गए कि कौन कौन सी फूड आइटम हम खा सकते हैं। अब इनको कैसे हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे लंच में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनको डिनर में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके पास पेन पेपर है तो उसको आप निकाल सकते हैं, वरना इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से रिवर्स कर आप इसी पॉइंट पर आकर इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं उपमा, दलिया, ओट्स, साबूदाना, सूजी, चीला। ये जो आइटम्स होती हैं ये सेफ़ हैं, तो आप इसको रोटेशन में रख सकते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक है वो मीठा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो नमकीन यूज़ करेंगे। और जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है वो मीठा भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं। आपने बस ध्यान के रखना है कि जो इसमें आप नमक यूज़ करेंगे वो सेंधा नमक यूज़ करेंगे, और एक टाइम के खाने के अंदर चुटकी पर ही नमक का यूज़ किया जाएगा आपके पूरे एक टाइम के खाने के अंदर। अब चलते हैं हम लंच के अंदर, क्योंकि लंच के अंदर हमारा जो मेन सोर्स होता है वो या तो चपाती होता है या फिर वो राइस होता है। तो चपाती, राइस दोनों अलाउड हैं, साथ में हमने लेनी है कोई सब्जी। ये जो सब्जी होगी वही सब्जियां होंगी जो मैंने आपको पहले बताई। तो घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी, कोई भी सब्जी जो फल की तरह लग रही है बेल पे, पौधे पे, उसको चपाती के साथ लिया जा सकता है, राइस के साथ लिया जा सकता है। इसके साथ हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो पेशेंट पराठा खाना पसंद करते हैं वो भी पराठा खा सकते हैं, मगर ध्यान के रखना है कि उसे बहुत ज़्यादा आपने तलना नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा घी, ऑयल यूज़ नहीं करना। रोटी और पराठे के अंदर इतना सा फ़र्क होता है कि आप रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, मगर पराठे के अंदर रोटी के अंदर सब्जी खाते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो कोई भी चीज़ जो सब्जी मैंने आपको बताई है उसको अगर आप स्टफिंग करके पराठा फॉर्म में आप खाना चाहते हो तो वो भी आप खा सकते हो। ध्यान बस उन चीज़ों का रखना है जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि आपने नमक का यूज़ कम करना है, घी तेल का प्रयोग वैसे भी एक एज के बाद कम करना चाहिए, तो उसका यूज़ हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम करेंगे भी सही तो उसमें वो देसी घी हो सकता है, वो ऑलिव ऑयल हो सकता है। इससे ज़्यादा किसी और टाइप का ऑयल या हम कोई भी फैट यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। अब चलते हैं डिनर की तरफ। जो डिनर होता है वो सिमिलर होता है लंच की तरह, कि हमने चपाती खानी है, राइस खानी है और वही सब्जी खानी है। तो जो सब्जियां मैंने आपको बताई तो उसकी आप एक 15 दिन की लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। एक दिन आपने घिया खाया, एक दिन आपने तोरी खाई, एक दिन आपने करेला खाया, एक दिन आपने बैगन खाया, एक दिन आपने टमाटर की सब्जी खाई। इस तरह से सब्जियों को एक के बाद एक रखने से क्या होता है, कोई भी सब्जी रिपीट जल्दी नहीं होती और पेशेंट को टेस्ट मिलता रहता है। तो अपनी एक लिस्ट बनाइए 15 दिन की, और महीने में एक सब्जी को मैक्सिमम 2 बार आपने इनटेक करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं आपकी चाय की तरफ, क्योंकि पेशेंट अक्सर मेरे से पूछता है चलते चलते कि क्या डॉक्टर साहब मैं चाय पी सकता हूँ। तो यस, आप चाय पी सकते हैं। आधा कप सुबह, आधा कप शाम को आप चाय का इंटेक कर सकते हैं। कॉफ़ी का इंटेक हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि कॉफ़ी से हमारा बीपी बढ़ेगा और बीपी हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरह से पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि हम चाय के साथ क्या खा सकते हैं। तो चाय के साथ अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो वो अक्सर व्हीट या राइस की ही फॉर्म होती है। तो जो भी आपके जैसे आपके पफ्ड राइस आते हैं, पफ्ड व्हीट आती है, या फिर आपके जो ओट्स की बनी हुई नमकीन होती है या कॉर्नफ्लेक्स से बनी हुई नमकीन होती है, कम मात्रा के अंदर उसको लिया जा सकता है। मगर ध्यान क्या रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक ना हो, जितना हो सके वो प्लेन लेने की कोशिश कीजिए, और साथ में मीठे को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर मीठा बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो किडनी को कम या ज़्यादा अमाउंट में नुकसान होगा। जो पेशेंट डायबिटिक हैं उन्होंने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, इस चीज़ का आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक जाते जाते एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर पेशेंट पूछते हैं पानी के बारे में, पानी कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है। जिन पेशेंट का डायलिसिस नहीं हो रहा, जिनको अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको अपनी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट को ठीक रखना पड़ता है। जो पेशेंट पानी कम पीते हैं तो यूरिन की फॉर्मेशन कम होती है। यूरिन की फॉर्मेशन कम होगी तो क्रिएटिनिन बॉडी से कम बाहर जाएगा और पेशेंट के लेवल एकदम सडनली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वहीं पे अगर पेशेंट क्रिएटिनिन को ज़्यादा बॉडी से बाहर निकालने के चक्कर में पानी ज़्यादा पिएगा, तो क्योंकि किडनी सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पानी, वो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खतरनाक है। तो हमने पानी तब पीना है जब हमें प्यास लगे, जब हमारे होंठ सूखे, जब हमारा गले सूखे, तभी हमने पानी पीना है। और एक टाइम के पानी को हमने आधा कप लेना है। आधा कप से 1 कप पानी आप एक टाइम में पीजिए। अगर आपको प्यास फिर भी लग रही है तो आप उसको 2-4 मिनट बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं, मगर एक्सेसिव वाटर नहीं पीना और हमने बहुत ज़्यादा कम पानी भी नहीं पीना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही कंडीशन किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खतरनाक होती है।